Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with chapter number 11 reaction kinetics and lecture number 2. Students, इस lecture में हम energy of activation को discuss करेंगे, calculation of order of reaction और factors affecting rate of reactions को हम यहाँ पर discuss करेंगे. Students, what is energy of activation? Energy of activation it is represented by EA. E is energy and A for activation. Students, it is minimum energy required for effective coulomb. Minimum energy which is required for effective coulomb. इफेक्टिव कुलियन का क्या मतलब है? जिसमें प्रोडक्ट बन जाएगा. स्टूडेंट्स, इसको ये भी कहते हैं मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, स्टार्ट केमिकल रिएक्शन. इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. ये भी कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ मॉलिक्यूल नीडेड टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, हमें डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. हम अगर इफेक्टिव कुलियन की बात करें और इन इफेक्टिव कुलियन की बात करें तो इसका आइडिया और भी आसानी से क्लियर हो सकता है. What is meant by effective coulomb? Effective coulomb. Students, effective coulomb वो होगा that form product. क्या हर कुलियन के नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी? नहीं. क्या हर कुलियन इफेक्टिव कुलियन होगा? नो. इफेक्टिव कुलियन जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पे. एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी देयर फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स यानी जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होनी चाहिए. अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो कुलियन इफेक्टिव कुलियन नहीं हो सकता, फिर वो प्रोडक्ट भी नहीं देगा. दे जस्ट बाउंस बैक. स्टूडेंट्स, collide with proper orientation. Collide with proper orientation. ऐसा नहीं है कि दो मॉलिक्यूल किसी भी तरतीब से कोलाइड कर गए तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक लॉक और की हो और आपके पास की तो मौजूद है लेकिन आप एक स्पेसिफिक एरिया में उसकी की नहीं लगा रहे तो वो ओपन नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा. इफेक्टिव कुलियन वो है जो प्रोडक्ट बनाए. मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होने चाहिए. एक्टिवेशन एनर्जी होने का क्या मतलब है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कोलाइड, और वो कोलाइड भी किसी प्रॉपर ओरिएंटेशन से करें तब एक इफेक्टिव कुलियन होगा. स्टूडेंट्स, हम एक रिएक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक रिएक्टेंट है A एंड A और दूसरा रिएक्टेंट है B एंड B. ये दोनों मिले. स्टूडेंट्स, इसमें
ए डॉटेड लाइन ए, बी डॉटेड लाइन बी, and then in the product A with B, A with B, तो A B प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स, और ये जो दरमियानी हालत है इसे आप बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। नो व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेवल is greater than reactants and its energy level is greater than products as well. स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट से भी ज्यादा एनर्जी वाला है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा एनर्जी वाला है। When colliding molecules come close to each other, they slow down and collide and they fly apart. There is no reaction. It is ineffective collision. When molecule collide in proper orientation, they form an activated complex, and they have the activated complex have energy higher as compared to reactants and as compared to products. तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की फॉर्म में अलग अलग डिस्कस करते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा कर दी। दिस इज रिएक्टेंट लेवल एंड दिस वन इज प्रोडक्ट्स लेवल, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, इस तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब आप ऑब्जर्व करें कि प्रोडक्ट का ये लेवल है। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें जो चेंज होती है इट इज इंथैल्पी चेंज। ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है इट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, ये जो हाईएस्ट लेवल मेंशन किया गया है इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एसी लिखा है, इट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए जो एनर्जी है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट से लेकर जो एनर्जी है अप टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स। स्टूडेंट्स, अगेन देख लें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज डेल्टा एच। ये इंथैल्पी चेंज है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है। फिर रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का एनर्जी डिफरेंस ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब देखें, रिएक्टेंट का ये एनर्जी लेवल है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो एक्सोथर्मिक में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब एंडोथर्मिक ग्राफ देखें। एंडोथर्मिक,
हम उसी ग्राफ का रिवर्स अगर डिस्कस करें फॉर एंडोथर्मिक, तो इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस इट इज पोटेंशियल एनर्जी, it is reactant level, and on higher side it is product level, it is activated complex. स्टूडेंट्स अब इसको डॉटेड लाइन से यहां लेके आते हैं, इसको डॉटेड लाइन से यहां लेके आए ताकि हमें एनर्जी लेवल्स का आइडिया मिले। स्टूडेंट्स ये जो चेंज है ये पॉजिटिव डेल्टा एच है, इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर भी देखें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का लेवल रिएक्टेंट से भी हायर है और इसका लेवल प्रोडक्ट से भी हायर है। तो फिर इसको देखें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स। ये चीजें हमने डिस्कस कर दी हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद एक चीज और लिखें, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एंडोथर्मिक। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में जो रिएक्शंस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक हैं। व्हाई द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर फिजिबल? बिकॉज दे हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी, दे नीड लेस एनर्जी टू रिएक्ट। और एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनको रिएक्ट करना काफी मुश्किल है। स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं दो चीजों का कंपैरिजन बताता हूं। एक सिंपल चीज है, अगर एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और अगर एनर्जी कम हो तो रिएक्टिविटी भी कम होती है। एक नॉर्मल चीज है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी का केस जो है वो इसका ऑपोजिट है। एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्यों ऐसा है, आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें। स्टूडेंट्स ये इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। आप इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी समझने की बजाय अगर आप इसको बैरियर ऑफ एनर्जी समझें, यानी एक पत्थर है जिसको रोल करके हम यहां तक लाएंगे तो रिएक्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स आप इस एग्जांपल को मॉलिक्यूल की तरह समझें। अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है एक्टिवेटेड लेवल से तो उसका रिएक्शन नहीं हो सकता, इस दूसरे मॉलिक्यूल का रिएक्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसका रिएक्शन हो सकता है क्योंकि इसके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद है, यानी इसकी अपनी एनर्जी हाई है। स्टूडेंट्स जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होगी वो एक्टिवेशन लेवल को क्रॉस कर सकता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स अब आप ये समझें कि अगर इसी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल और भी बढ़ा कर दिया जाए और ये प्रोडक्ट हो, स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कम है तो अब ये वाला रिएक्शन करने के काबिल नहीं है। सिर्फ वही रिएक्ट कर सकता है जिसकी एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी
और स्टूडेंट्स वही रिएक्ट कर सकेगा। अब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझें। अगर यहां पर कोई स्टूडेंट XYZ खड़ा है और उसके सामने ये एक लेवल है, इसको जंप करके जाएं, तो जिसके पास, जो इसको जंप कर लेगा, हम समझेंगे उसके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो हो सकता है छोटे से बैरियर को हर कोई स्टूडेंट ही क्रॉस कर ले। और स्टूडेंट्स, अगर ये बैरियर बहुत बड़ा कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को कहा जाए चेयर को जंप करके गुजर जाए, हो सकता है चेयर को सारे जंप कर दें। और अगर उनके सामने डाइस रख दिया जाए कि स्टूडेंट्स अब आप डाइस को भी जंप करके गुजर जाएं, तो शायद ही कोई स्टूडेंट जंप कर सकेगा। ये जो बैरियर है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज्यादा का चांस होगा कि वो क्रॉस कर लें और प्रोडक्ट बन जाए, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी जाएगी तो फिर बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स का चांस है कि वो रिएक्शन करें, उसको क्रॉस करें और प्रोडक्ट बन जाए। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप एक्टिवेशन एनर्जी का ये आइडिया ले लिया होगा, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक कंपैरिजन करें बिटवीन एंथैल्पी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंथैल्पी इज एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज इन अ रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट ए रिएक्शन। मॉलिक्यूल की कम से कम एनर्जी जो उनको रिएक्शन स्टार्ट करने के काबिल बना सके या इफेक्टिव कोलिजन करवा सके। इसको आप डेल्टा H नेगेटिव अगर रिलीज है, डेल्टा H पॉजिटिव अगर एब्जॉर्ब है, तो ऐसे जाहिर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को EA से जाहिर किया जाता है स्टूडेंट्स। और एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डेल्टा H इज E प्लस P डेल्टा V। एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, और एक्टिवेशन एनर्जी इज स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303 R। स्टूडेंट्स, यहां पे R क्या है? ये जनरल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है। डेल्टा H इज QP, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कह सकते हैं। इट इज स्टेट फंक्शन। इट इज नॉट स्टेट फंक्शन। Then energy is same for forward or reverse reaction. Activation energy is different for forward and reverse reaction. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, सिंबल डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, ये हमने एक्टिवेशन एनर्जी और उसके रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस कर दिया। अब हम फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टॉपिक की बात करेंगे। फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं।
इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है। हम इनमें से सिर्फ दो डिस्कस करेंगे, हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। स्टूडेंट्स, हम हाफ लाइफ मेथड से स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड में एज वी नो हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज पावर n-1। ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ। परफॉर्म वन रिएक्शन ट्वाइस, एक रिएक्शन दो दफा परफॉर्म करें विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? हाफ लाइफ वन इज A1n-1। स्टूडेंट्स, इसको आप हाफ लाइफ वन लिखने की बजाय T1 लिख लें, बार बार हाफ ना लिखें। T1 इज हाफ लाइफ वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1n-1, फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन n-1, और दूसरी दफा हाफ लाइफ 2 इज 1 एज 2 n-1, और इसको आप लिखेंगे T2 इज A2 n-1। स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप 1 है और ये रिलेशनशिप 2 है। अब डिवाइड करें रिलेशनशिप 1 को विद 2। डिवाइड 1 विद 2, T1 डिवाइडेड बाई T2, ये होगा 1 ओवर A1n-1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर A2n-1। फाइनली इट बिकम्स T1 बाई T2 इक्वल्स टू A2n-1 A1n-1। स्टूडेंट्स, दोनों की पावर n-1 है, तो T1 डिवाइडेड बाई n-1 A2 A1, इन दोनों की पावर को कॉमन कर दें, और पावर को अलग करने का मेथड है हम दोनों तरफ लॉग ले लें। टेकिंग log on both sides, log of T1 over T2 is equal to log of A2 A1, इसकी पावर n-1, और स्टूडेंट्स ये पावर लॉग के साथ आ जाएगी, log T1 over T2 n-1 into log A2 over A1। और स्टूडेंट्स n-1 को उधर रहने दें और दूसरी log वाली वैल्यू को ले आए दूसरी तरफ। सो वी गेट log of T1 over T2 divided by log of A2 divided by A1 is equal to n-1। और स्टूडेंट्स, हम 1 को दूसरी तरफ लाएं तो
इट इज log of T1 divided by T2 divided by log of A2 by A1 plus 1 is equal to n। और स्टूडेंट्स इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत एक्यूरेट मेथड है टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। T1 and T2 are half-life 1 and half-life 2. Log of A2 and log of A1 are concentration of A and concentration of A1 and A2 यानी डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं। स्टूडेंट्स अब मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की बात करते हैं। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट ए है, एक बी है, एक सी है, उससे प्रोडक्ट बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, टेक ए लेस अदर्स लार्ज। जो लेस होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही ऑर्डर होगा, उससे ऑर्डर कैलकुलेट किया जाएगा। एंड मेजर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। दूसरी कंडीशन में टेक बी इन लेस अमाउंट अदर्स लार्ज एंड मेजर ऑर्डर with respect to B. In third case, take C in less amount, others large, and measure order with respect to C, it is NC. Students, total order क्या होगा, NA plus NB plus NC would be ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये भी बड़ा एक्यूरेट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग rate. First of all, we discuss nature of reactant. स्टूडेंट्स इसके लिए हिंट लिखते हैं, ग्रुप 1A मेटल्स मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2A मेटल्स। इसकी क्या वजह है, मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो रिएक्ट करती हैं। 1A लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट, तो फिर इसकी रिएक्शन करने की सलाहियत 2A से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी 1A की निस्बत ज्यादा है। स्टूडेंट्स इसी में दूसरी एग्जांपल 7A हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स, they are more reactive than other non metals। वजह क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। स्टूडेंट्स तीसरी बात, आयोनिक
रिएक्शंस आर फास्ट एज कंपेयर टू अदर्स। तो फिर इन तीनों में आपने देखा, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का और नेचर ऑफ रिएक्टेंट अगर आयनिक है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसमें हमें पता चला कि डिफरेंट नेचर पे डिफरेंट चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ रिएक्टेंट विद रिलेशन टू रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। concentration of reactants, students, directly proportional to rate of reaction except zero order। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिलेटेड ही नहीं होती रेट ऑफ रिएक्शन के। तो स्टूडेंट्स, अगर more concentration, more Coulomb, more chance of reaction। तो हमें पता चला कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है। स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। एयर में 21% ऑक्सीजन है, कंबशन इज स्लो, इन प्योर ऑक्सीजन कंबशन इज फास्ट। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। दूसरी एग्जांपल है लाइमस्टोन रिएक्ट स्लोली विद dilute HCl and readily with concentrated HCl। यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। स्टूडेंट्स, आप एक और एग्जांपल को देखें, NO2 plus 2H2, it give H2O 2 mole and N2। स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट NO कंसंट्रेशन, NO कंसंट्रेशन, H2 कंसंट्रेशन और रेट। तो मैं सिर्फ 2-3 वैल्यूज लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंट 1 में 0.006 NO की कंसंट्रेशन है, 0.001, तो रेट इसका होगा 0.025। एक्सपेरिमेंट 2 में आपने NO को चेंज नहीं किया और 0.001 को 0.002 में कन्वर्ट कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 0.050 हो गया, यानी रेट बढ़ गया। अब तीसरे में आपने 0.006 और 0.003 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.075 हो गया। स्टूडेंट्स, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया 0.05 की निस्बत। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और आप ये देखें कि जब कंसंट्रेशन 0.001 थी, उससे 0.003 किया, कंसंट्रेशन 3 गुना हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.02 से बढ़कर 0.75 हो गया, 0.75 हो गया, तो ये भी 3 गुना हो गया। कंसंट्रेशन 3 गुना करने से रेट 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के लिहाज से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसी तरह NO के लिहाज से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप बात करें सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, मैं इसको यहीं पे डायरेक्टली हिंट लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। सरफेस एरिया इंक्रीज, चांस of Cullinan increase and rate of reaction increase। ये आइडिया है कि चांस ऑफ कुलियन बढ़ जाता है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। चांस ऑफ कुलियन का मतलब है कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम फॉयल का रिएक्शन स्लो है, स्लोली रिएक्ट विद कास्टिक सोडा मीन्स NaOH। एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट वायलेंटली विद NaOH। स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज को ब्रेक करके छोटा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाता है, और ये रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 NaOH इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोल्स ऑफ वाटर है। इसमें 2 NaAl OH 4 टाइम प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, यही रिएक्शन होता है जो गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस को फिल की जाती है। एल्यूमिनियम पाउडर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला जाता है, उसका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस होती है और वो बलून्स में फिल कर दी जाती है और बलून्स ऊपर जाते हैं। हाइड्रोजन की डेंसिटी सिंपल एयर से कम होती है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड चला जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल ले लें। CaCO3 पाउडर रिएक्ट readily with sulfuric acid, then solid लंप। एक बड़े टुकड़े की बजाय उसका पाउडर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो सॉलिड लंप या बिग पीस कह लें, बिग पीस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर इज फैक्टर ऑफ लाइट। फैक्टर ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट में फोटॉन्स होते हैं और फोटोन में स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और जब फोटोन किसी चीज से कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। इंक्रीज एनर्जी एंड इंक्रीज रेट। इसकी एक एग्जांपल है CH4 प्लस Cl2। अगर आप ये रिएक्शन डार्कनेस में करें तो ये रिएक्शन नहीं होगा या बहुत स्लो होगा, और अगर आप यही रिएक्शन सनलाइट में करें, सनलाइट, तो स्टूडेंट्स ये CH3Cl प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह
H2 plus Cl2 do not react in darkness, और लाइट में ये भी रिएक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर ये देखें, स्टूडेंट्स लाइट फोटोसिंथेसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइट फोटोग्राफी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लाइट जो है हैलाइड्स ऑफ सिल्वर वो लाइट सेंसिटिव हैं, तो फोटोग्राफी में वो भी यूज होते हैं। अब हम आखिरी पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature on rate of reaction. Simply, temperature is directly proportional to rate. Temperature increase, energy increase, molecules become activated, more chance ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। जिसमें इस तरफ काइनेटिक एनर्जी है और आप इसको ये देखें लाइक दिस, और यहां पर स्टूडेंट्स एक शेडेड एरिया है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का एरिया है, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं, ये रिएक्शन कर सकते हैं, और इट्स टेम्परेचर इज T1। और आप एक सेकेंड एरिया की बात करें, इसमें जो शेडेड एरिया है, अब देखें इसमें शेडेड एरिया ज्यादा है। अब मैं दूसरे पे नहीं कर रहा, ऐसे चले मैं बना देता हूं, शेडेड एरिया ज्यादा है, इट इज T2। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन ग्रेटर molecules with activation energy, more chance of reaction, more chance of reaction। स्टूडेंट्स इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें पता चल गया। यहां पर 2-3 पॉइंट और डिस्कस करें। जो एक मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, some have very high energy, some have very low energy, some have energy equal to energy of activation, some have energy greater than energy of activation। स्टूडेंट्स जो एक्टिवेशन के इक्वल हैं और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है वो तो रिएक्ट कर सकते हैं, और जो लो एनर्जी वाले हैं वो तो रिएक्ट नहीं कर सकते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी इंक्रीज बिकम एक्टिवेशन एनर्जी एंड मॉलिक्यूल बिकम एक्टिवेटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी कम थी पहले वो रिएक्ट नहीं कर सकता था, अब टेम्परेचर बढ़ने से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी अपनी एनर्जी बढ़ गई, और बढ़ के उसकी एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। अब यूं समझें कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा था और एक्टिवेटेड एनर्जी लेवल ऊपर वाला है, ये वाला, यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं कर सकता।
जब इसे हीट किया तो ये बढ़ते बढ़ते इसकी अपनी एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई। जब ये इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गया तो अब ये रिएक्ट कर सकता है। अब मॉलिक्यूल्स के इस फ्रैक्शन का रिएक्शन करने का चांस बन गया है। सो टेम्परेचर इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, इट बिकम एक्टिवेटेड एंड रेट ऑफ रिएक्शन increase. So rate is directly proportional to the temperature. As temperature increase, energy increase, activation energy, molecules attain activation energy, more effective coolants, ज्यादा इफेक्टिव कुलियंस होंगे। तो जब ज्यादा इफेक्टिव कुलियंस होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेशन की गई है कि 10 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट become 2x means डबल। अगर 10 सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रेट इंक्रीज या डिक्रीज 2 टाइम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 10 केल्विन और 10 सेल्सियस ये चेंज है, दोनों चेंज है। चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू द चेंज इन केल्विन। वैसे 10 केल्विन और 10 सेल्सियस इक्वल नहीं होता। 10 सेल्सियस बढ़ाएं या 10 सेल्सियस कम करें तो ये एक चेंज है। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम अरहनीस इक्वेशन यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विद एक्टिवेशन एनर्जी और कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।